नमस्कार बच्चों, हम लोग पीछे के लेक्चर में वास्तविक संख्याओं से संबंधित यूक्लिड प्रमेयिका कंटिन्यू किए हुए हैं। यूक्लिड प्रमेयिका को हमने प्रस्तावित किया है। उसमें हमने चर्चा किया था कि इसको हम अपने सामान्य जीवन के बहुत साधारण उदाहरणों से कैसे समझ सकते हैं। मैंने बताया था कि एक व्यापारी अंडे का व्यापार करते किसी गांव में पहुंचा। किसी शैतानी दिमाग के आदमी ने उसकी टोकरी गिरा के अंडे तोड़ दिए तो गांव के वरिष्ठ लोगों से उस व्यक्ति ने शिकायत गणित की भाषा में किया, जिसको हम यूक्लिड प्रमेयिका को बहुत आसानी से, देखिए कितने आसानी से उस व्यक्ति ने यूक्लिड प्रमेयिका का एक इंटरनल थीसिस रखा हमारे सामने। जब गांव के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, विवाद कैसे कर लिए, तो गणित की भाषा में उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया। साहब, यदि मेरे अंडों के दो के जोड़े यदि आप बनाएं, दो को गिनेंगे तो एक बचेगा, तीन को गिनेंगे तो दो बचेंगे, चार को गिनेंगे तो तीन बचेंगे, पांच को गिनेंगे तो चार बचेंगे, छह को गिनेंगे तो पांच बचेंगे और सात को गिनेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। कितना सटीक एग्जाम्पल उसने दिया। दो को गिनेंगे तो एक बचेगा। दो के जोड़े में यदि हम अंडे को रख देते हैं, अंडों को रखते हैं तो शेष हमारे पास एक बचता है। तीन के जोड़ों में यदि हम अंडों को रखते हैं तो हमारे पास शेष दो बचते हैं। चार के जोड़ों में अंडों को रखते हैं तो शेष तीन बचते हैं। पांच के जोड़ों में अंडों को रखते हैं तो शेष चार। इसी क्रम में जब सात के जोड़ों में हम अंडों को व्यवस्थित करते हैं तो हमारे पास शून्य कुछ भी नहीं बचता। ऐसा व्यापारी ने उस टीम को बताया। अब देखिए कैसा एक साधारण सा कॉन्सेप्ट यहाँ है। हमारे पास कोई संख्या है, किसी संख्या को जब हम इन कहे गए जोड़ों के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, दो के, तीन के, चार के, पांच, छह, सात आदि है ना, तो क्रमशः 1 2 3 4 5 6 और शून्य शेष बच रहे है ना। तो जब इस तरह की बात सामने आई तो मान लिया कि हमारे पास, मैं इसको थोड़ी उल्टा ढंग से सातवें में आता हूं, जब हमारे पास शून्य बचते हैं। मान लीजिए ए कोई संख्या है ए, इस संख्या को हम इस क्रम में व्यवस्थित करते हैं कि उस संख्या का 7 का अपवर्त यदि मैं लिखता हूं, मान लीजिए वो संख्या p है, तो इसके 7 गुणे में, मतलब 7 के जोड़े में हमारे पास शून्य शेष बचता है। उसने कहा ना 7 के जोड़े में रखेंगे तो शून्य शेष बचेगा। इसी संख्या को यदि मैं 6 के क्रम में रखता हूं, मान लीजिए मैंने इतने युग्म बनाए q युग्म, तो हमारे पास शेष 5 बचता है। इसी संख्या को यदि मैं 5 के युग्म में लिख रहा हूं तो शेष 4 बचेगा। वो s हमारे पास जोड़ों की कुल संख्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसी संख्या को मैं जब 4 के क्रम में लिख रहा हूं, मान लीजिए वो t है, तो शेष हमारे पास 3 बचता है। इसी संख्या को जब मैं 3 के क्रम में लिख रहा हूं, मान लीजिए वो कुछ भी है, स्मॉल r है, तो हमारे पास शेष 2 बचता है। फिर मान लीजिए जब हम 2 के क्रम में आए, दो के जोड़े में लिख लेंगे, तो इसको मान लीजिए इस तरह से मैंने लिखा तो शेष 1 बचा। कितना आसानी से इस यूक्लिड प्रमेयिका को उस व्यापारी ने सामान्य अर्थ में एक्सप्लेन किया है। यदि मैं 7 के जोड़ों में अंडे रखता हूं तो साहब उसमें शून्य शेष है। यदि मैं 6 के जोड़ों में रखता हूं तो शेष 5 है। यदि मैं 5 के जोड़ों में रखता हूं तो शेष 4 बचते हैं। इसी क्रम में यदि मैं 2 के जोड़ों में रखता हूं तो शेष 1 बचता है।
बहुत स्पष्ट अर्थ सामने आता है। इन संख्याओं को गंभीरतापूर्वक देखिए। 7 6 5 4 3 2, 7 6 5 4 3 2, ठीक है ना। और ये तो हमारे पास शेष हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 0, ये सभी संख्याएं हमारे पास शेष फल की है, जो शेष बचे अंडों की संख्या है। इन 7 6 5 4 3 2 से बहुत विशेष अर्थ हमारे सामने भागफल की प्रक्रिया का आता है। क्या? किसी संख्या a में यदि मैं 7 से भाग देता हूं, इस वाले कारण को गंभीरता से देखेंगे, थोड़ी समझने का प्रयास करें। एक संख्या a भी है, एक संख्या 7 भी है। यदि मैं इस संख्या a में 7 से भाग देता हूं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो भागफल है वो p है और 0 है शेषफल। मतलब इस तरह की स्थिति हमारे पास है। यदि a कोई संख्या इस a संख्या में मैंने 7 से डिवाइड दिया, ठीक है ना, कुछ भी, तो जब मैंने डिवाइड दिया तो a जो आया, सॉरी शेषफल जो आया वो 0 आया और p इस स्थिति में इसका भागफल आया। इसी तरह हम दूसरे स्टेप में जब हम लिखते हैं a = 6p + 5, तो जब हम उस संख्या में, उसी संख्या में 6 से डिवाइड देते हैं, भाग देते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है? हमारे पास भागफल p या जो भी आप लेते हैं वो आता है और शेषफल 5 आता है। इस क्रम में यदि हम इस पूरे प्रमेयिका के सारांश को समझने का प्रयास करें, तो ये बहुत सीधी बात है कि यहां हमने जो b लिए हैं वो 7 6, b के मान क्या? 7 6 5 4 3 2, इस तरह ये हमारे पास b के मान। इस तरह से ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम संख्या कोई a लेते हैं, उनमें इन संख्याओं से क्रमशः भाजन करते हैं, तो शेष फल की स्थितियां हमारे पास क्रमशः 0 1 2 3 4, जिस तरह से भी अभी पीछे बताया उस तरह से आती है। अब इस चीज को यदि हम अपने भूल और जांच विधि से ऐसी संख्या के लघुत्तम के एलसीएम के विषय में कंसिडर करें, विचार करें, तो हम ये पाते हैं कि ऐसी संख्या का लघुत्तम भी हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के भागफल की ये जो एक विशेष विभाजन प्रक्रिया, डिविजनल एल्गोरिथम जिसको हम कहते हैं, ये यूक्लिड के द्वारा परिभाषित की गई। यद्यपि ये बहुत पहले से हमारे पास है, लेकिन ये लिखित रूप में हमें यूक्लिड एलिमेंट्स के 3rd एडिशन की किताब में उपलब्ध कराई गई है, जिसका स्टेटमेंट अब जो हमें पढ़ना है उस पर हम लोग आएंगे। तो यूक्लिड प्रमेयिका, मेरे ख्याल से इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी जो प्रस्तावना है, हमने समझ लिया है कि ये भागफल की प्रक्रिया पर आधारित है। भाग के लिए ही हमें इसका उपयोग करना है। इसके माध्यम से हम क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी हम बहुत आसानी से इसमें सीखेंगे, जानेंगे। तो यहाँ इसके कथन को देखें, मैं इसका कथन लिख रहा हूं, स्टेटमेंट, कथन। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए हो, तो किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं Q और R का
अस्तित्व इस प्रकार से होता है कि A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहां R हम लेंगे, जहां R B से छोटा लेंगे और धनात्मक लेंगे, शून्य से बड़ा। बंद करूँगा।